किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में कहा, भारत और अमेरिका के बीच समझौते में किसानों और डेयरी सेक्टर को रखा गया है पूरा ख्याल। डील में खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टरों को दी गई है पूरी सुरक्षा। भारत में तिलहन उत्पादन में उछाल, खेती को बढ़ा रकबा। कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने संसद में लिखित जवाब में दी जानकारी। बिहार सरकार किसानों को राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत दे रही है सब्सिडी। किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आमदनी बढ़ाना है योजना का मकसद। देश के कई राज्यों में कोहरे का दौर जारी। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की आशंका। उत्तर पश्चिम और मध्य भाग के मैदानी इलाकों में हो सकती है छिटपुट बारिश। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर लोकसभा में बोलते हुए कहा कि हमने हमेशा देश के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। उन्होंने इस समझौते को खास बताते हुए कहा कि मोदी सरकार ने भारत के किसानों और डेयरी सेक्टर का पूरा ख्याल रखा है। पीयूष गोयल ने भरोसा दिलाया कि डील में खेती और डेयरी जैसे संवेदनशील सेक्टरों को पूरी सुरक्षा दी गई है। उन्होंने कहा कि देश के हर कोने से आ रही खबरें बता रही हैं कि लोग इस डील से बेहद खुश हैं। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी, एमएसएमई उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी। और मध्य प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म सिंचाई के साथ सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना शुरू की है। सरकार इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे प्रदेश में लागू कर रही है। सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली की यूनिट लागत करीब 4 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिस पर किसानों को 50% अनुदान दिया जाएगा, यानी अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। योजना का लाभ उद्यानिकी फसलों के लिए न्यूनतम 0.250 हेक्टेयर रकबा रखने वाले किसान उठा सकते हैं। सेंसर आधारित ऑटोमेशन फर्टिगेशन प्रणाली एक आधुनिक तकनीक है जो मिट्टी और वातावरण की नमी, तापमान और फसल की आवश्यकताओं के अनुसार स्वतः काम करती है। इसमें खेत में लगाए गए सेंसर मिट्टी की नमी को लगातार मापते रहते हैं और जब नमी तय स्तर से कम हो जाती है तो अपने आप सिंचाई शुरू हो जाती है। इस तकनीक के जरिए फर्टिगेशन यानी सिंचाई के साथ खाद देने की प्रक्रिया भी पूरी तरह नियंत्रित रहती है। पौधों को उतनी ही मात्रा में उर्वरक दिया जाता है जितनी उन्हें आवश्यकता होती है। इससे खाद की बर्बादी रुकती है और मिट्टी की सेहत भी बेहतर बनी रहती है। देश में तिलहन की खेती और उत्पादन में वर्ष 2024-25 के दौरान उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि तिलहन की खेती का रकबा 301.92 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। उन्होंने बताया कि तिलहन उत्पादन भी 2023-24 के 396.69 लाख टन से बढ़कर 2024-25 में 429.89 लाख टन पहुंच गया है। घरेलू उत्पादन बढ़ाने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को 3 अक्टूबर 2024 को मंजूरी दी गई है।
किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP लागू कर रही है। साथ ही PM आशा योजना के तहत तिलहन की खरीद की जा रही है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। मंत्री ने बताया कि सरकार कृषि और संबद्ध उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने और वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध उत्पादों का कुल निर्यात 51.9 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्य विभाग के तहत एपिडा द्वारा विभिन्न योजनाएं और पहल संचालित की जा रही है। और आपको बता दें कि तिलहन उत्पादन में वृद्धि कृषि राज्य मंत्री ने संसद को जानकारी दी है और 2024-25 में खेती का रकबा 304.40 लाख हेक्टेयर हो गया है। और आइए अब अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं और साथ ही आपको बताते चले बिहार बैम्बू के बारे में। बिहार सरकार किसानों को राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सब्सिडी दे रही है। राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के तहत अगर किसान ज़्यादा संख्या में बांस की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में करीब 1.2 लाख रुपए का खर्च आता है। इस पर सरकार किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। इस योजना का मकसद किसानों को बांस की खेती के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। ये योजना अररिया, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज समेत बिहार के 27 जिलों में लागू की जा रही है। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। घने बांस लगाने के लिए कम से कम लगभग 0.1 एकड़ जमीन तय की गई है। खेत की मेड़ पर हर किसान को कम से कम 10 बांस के पौधे लगाने होंगे। इच्छुक किसान बिहार उद्यान निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ अब शहद उत्पादन के लिए भी खास पहचान बना रहा है। यहाँ का जैविक शहद अपनी गुणवत्ता और स्वाद के कारण बाजार में खूब पसंद किया जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया है, जिससे ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। पेश है ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर, जहाँ के प्राकृतिक संसाधन न सिर्फ शांति और सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि यहाँ का शहद भी उत्तरी भारत में सबसे बेहतरीन माना जाता है। यहाँ के शहद में एक अनोखी मिठास और स्वाद है जो इसे बाजार में विशेष स्थान दिलाता है। राजौरी जिले के लामरी ब्लॉक में स्थित एक एपीकल्चर सेंटर में बसी 150 मधुमक्खी कॉलोनियों में शहद उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। केंद्र सरकार भी विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में कृषि, बागवानी और पशुधन क्षेत्रों को एक साथ शामिल कर रोजगार के अवसर पैदा करने वाली योजना समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP के तहत मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है। इसकी बदौलत ही जम्मू कश्मीर का शहद अब केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि एक ब्रांड बन चुका है, जिसे देश और दुनिया में सराहा जा रहा है। ये हमारा एक एपीकल्चर का सेंटर है। यहाँ हमने लगभग 150 बी कॉलोनीज रखी हैं। इसमें जो हमारी वैरायटी रहती है वो एपिस मेलिफेरा रहती है। एपिस मेलिफेरा को हम पालते हैं, फिर इनका शहद निकाला जाता है। जो हमारा गवर्नमेंट रेट रहता है वो 400 रुपया पर केजी रहता है। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें जो हमारा बी कीपिंग है उसमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी रखी है 80%। जम्मू कश्मीर में हजारों मधुमक्खी पालक इस योजना से लाभ उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जम्मू और कश्मीर का शहद जैविक होता है, जिसकी बाजार में बड़ी मांग है। नॉर्थ इंडिया में जो है सबसे अच्छी बीकी में जो जम्मू कश्मीर का हानि है, चाहे मल्टीफ्लोरा ले लीजिए आप, कठुआ से लेकर रजौरी तक, जो रजौरी निशारा तक आता है, इसका रेट अच्छा है। इससे ऊपर टॉप पर चला जाता है खिकर का। एक अच्छी स्कीम जो चल रही है, मैं उसके माध्यम से कहना चाहता हूँ, HADP गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो J&K में लॉन्च की है स्कीम होलिस्टिक एग्रीकल्चर। इसमें 35 पेटियों का एक यूनिट दिया जाता है, जिसमें 1,12,000 की सब्सिडी है। इसकी प्रोडक्शन भी अच्छी है। 10 किलो से 12 किलो पर बक्सा जो है हानि हर साल निकल जाता है अप्रैल का। भी हमें सब्सिडी मिली है, फीडिंग के 2-2 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में आया है। तो जैसा कि हमें कोई परेशानी आती है तो डिपार्टमेंट हमें अच्छे तरीके से कॉपरेट कर रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई परेशानी नहीं है। मक्खियों के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी लोकेशन मैं तो इस एरिया को मानता हूँ।
मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन पर कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त खादी और ग्रामोद्योग आयोग का हनी मिशन भी मधुमक्खी पालकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही कारण है कि मधुमक्खी पालन आज के समय में एक लाभदायक, कम लागत वाला और तेजी से बढ़ता हुआ कृषि आधारित व्यवसाय बन चुका है। खासकर ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में ये स्वरोजगार का एक बेहतरीन साधन है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और सरसों की फसल के लिए कटाई का सही समय बेहद अहम माना जाता है। जल्दी या देर से कटाई करने पर दोनों ही हालात में किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक यदि फसल समय से पहले काट ली जाए तो दाने पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते और सिकुड़ जाते हैं, जबकि अधिक देर करने पर फलियां फटने लगती हैं, जिससे दानों की भारी बर्बादी होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब लगभग 75 से 80% फलियां सुनहरे पीले रंग में बदल जाएं, तभी कटाई शुरू करनी चाहिए। इस दौरान दानों में नमी की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए, जिससे तेल की मात्रा और दानों का वजन बेहतर बना रहता है। सरसों की परिपक्वता पहचानने का सबसे आसान तरीका खेत का अवलोकन करना है। जब पौधों का हरापन कम होकर फलियां सुनहरी पीली नजर आने लगे तो ये कटाई का सही समय होता है। और उत्तर प्रदेश और बिहार ने खेती में डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा आधारित निर्णय प्रणाली और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए अहम पहल की है। राजधानी लखनऊ में यूपी की महिला किसान एफपीओ महासंघ भूस्व स्वामिनी और बिहार के एफपीओ महासंघ बिहीप्रो के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत महिला किसानों को तकनीक आधारित खेती, आधुनिक कृषि पद्धतियों और जलवायु अनुकूल कृषि से जोड़ा जाएगा। डिजिटल टूल्स और डेटा के उपयोग से महिला किसान वैज्ञानिक तरीके से खेती कर सकेंगी और उत्पादन को अधिक टिकाऊ व लाभकारी बनाया जाएगा। एमओयू के माध्यम से दोनों राज्य मिलकर महिला किसानों की क्षमता वृद्धि, प्रशिक्षण, मूल्य संवर्धन और कृषि उत्पादों की संगठित खरीद बिक्री व्यवस्था पर काम करेंगे। इससे महिला किसानों को बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी और उन्हें उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देकर ग्रामीण महिलाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दिसंबर 2025 तक देश भर में 20.85 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए गए हैं, जिससे 26.14 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नायक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 14,771 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरित की गई है। ये योजना मांग आधारित है और ग्रिड से जुड़े सभी आवासीय उपभोक्ता राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने से 1000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन होगा और 25 वर्षों में 720 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। हर घर पर छत हो और हर छत पर सूरज का पहरा, कम कर। छट जाए अंधेरा फिर फैला जो गहरा हो। सूर्य की अपार शक्ति को प्रेरणा बना भारत आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है। आज अगर देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसका आधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर देशवासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। నా పేరు కె రాజశేఖర్. సో ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మాకు చాలా బిల్లు తక్కువ వస్తున్నది. ఈ యొక్క సోలార్ ప్యానెల్ ఇన్స్టాలేషన్ మాకు చాలా ఈజీగా ఉంది. లైఫ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా కాబట్టి మనకు ఇది దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్పేస్ కాన్స్టెంట్ అనేది ఇది పెద్దగా నేను నష్టమని అయితే నేను అనుకోను। इस योजना के माध्यम से
एक ओर जहां देशवासी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, वहीं अतिरिक्त उत्पादन से अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा है। আহি ক'লে যে না আপোনাৰ এই ঘৰটো এনেইহে আছে, তাৰ ওপৰত আমি লগাই দিওঁ। গতিকে মোৰ কোনো স্পেচৰো কোনো প্ৰব্লেম নহ'ল। এতিয়া মই লগে লগে মাৰ্চ মাহৰ লাষ্টৰ ফালে অনলাইনত এপ্লাই কৰিম। বেনিফিট এতিয়ালৈকে মই পাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই মাহত পুৰা বিলত আৰু পাম। গতিকে মই এইটো বেয়া নহয়, ছাজেষ্ট কৰোঁ কৰিব লাগে। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀ ଭରତଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ବିଳାସୀ କଟକ। ମୁଁ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍ ମୋର ହେଉଛି। ଆଗେ ମୋର ଆସୁଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାସକୁ 2,500 3,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କମି କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में हर परिवार को 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। हर घर तक सोलर पहुंचाने और उपभोक्ताओं को सहायता के लिए pmsuryaghar.gov.in पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आज 1,30 लाख से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। સોલર લેવા માટે સૌથી પહેલાં તો દરેકે દરેક ડિસ્કોમનો વીજ પુરવઠો હોવો જરૂરી છે। સોલર સિસ્ટમ લગાડવાનું એકદમ ઇઝી અને એકદમ સરળ છે, જેને કારણે સૌથી વધારે કસ્ટમરને પણ ફાયદો થાય છે। पोर्टल पर उपभोक्ता 7% के ब्याज पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक छत क्षेत्र, भुगतान अवधि, लागत, निवेश पर रिटर्न और बिजली बिल सहित कार्बन उत्सर्जन में बचत का अनुमान भी लगा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश की सौर क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। 17 लाख से ज्यादा लोगों को विनिर्माण, आपूर्ति, बिक्री और इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे 72 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। विकसित भारत को सशक्त करती, देश को समर्पित इस योजना की प्रगति, इस योजना के लाभार्थी बनकर आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हैं। आइए सोलर अपनाते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देश के कई राज्यों में कोहरे का दौर आज भी जारी है और कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश और पंजाब में घना कोहरा छाए रहने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश के मध्य और ऊंची पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और बारिश का अनुमान जताया गया है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में भी छिटपुट बारिश हो सकती है। इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी मौसम की ऐसी स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान कहीं कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव की संभावना नहीं जताई है। विभाग ने इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और हरियाणा के फरीदाबाद में 39वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला चल रहा है, जो 15 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें दुनिया भर की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प की अनूठी झलक देखने को मिलेगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। फरीदाबाद के ऐतिहासिक सूरजकुंड में आयोजित 39वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, लोकल से ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत की थीम वाले मेले का उद्घाटन उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया। सूरजकुंड मेले के आगाज के लिए अपने पहले फरीदाबाद दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान उपराष्ट्रपति को हरियाणा की शान मानी जाने वाली पारंपरिक पगड़ी पहनाई गई। उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ आकर मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। With more than 32 countries participating this year, this fair is true embodiment of timeless Indian philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family, bringing together the nations, cultures and the crafts under one shared roof. इस बार सूरजकुंड मेले में 50 से अधिक देशों की हस्तशिल्प कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी।
देश विदेश से आए कलाकार अपनी कला के जरिए पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इस मेले में थीम राज्य उत्तर प्रदेश और मेघालय हैं। इससे दोनों राज्यों के पवेलियन में यहाँ की लोक कला, शिल्प और संस्कृति को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। मैं पहली बार सूरजकुंड मेले में आई हूँ। मैं यहाँ अर्मीनिया की सेरेमिक हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी और पपेट साथ लाई हूँ। बेसिकली सारा मिट्टी का ही है, बस हमने जो ट्रेडिशनल टेराकोटा है उसको थोड़ा सा कंटेम्पराइज किया है अपने स्टाइल में। मुख्य चौपाल के आसपास के क्षेत्र में इस वर्ष के सहयोगी देश मिस्र की प्राचीन संस्कृति। और आइए इसी के साथ अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में बाजरे की आवक की बात करें तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में इसकी आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की अमरेली मंडी में 2 फरवरी को बाजरे का भाव था 2213 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 463 रुपए की भारी गिरावट आई और बाजरा 1750 रुपए पर आ गया। जबकि राजस्थान की अलवर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को बाजरा 1935 रुपए पर बिका। 3 फरवरी को इसके सौदे 115 रुपए चढ़कर 2050 रुपए पर हुए। राज्य की ही जयपुर मंडी में बाजरे के भाव की बात करें तो यहाँ 2 फरवरी को बाजरे का भाव था 2200 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 200 रुपए की नरमी आई और भाव 2000 रुपए पर आ गया। राजस्थान की ही जयपुर ग्रामीण मंडी को देखें तो यहाँ बीते दिन बाजरे के सौदे 2178 रुपए पर हुए। आज यानी मंगलवार के दिन इसके भाव 7 रुपए चढ़कर 2185 रुपए पर हुए। बुआई को देखें तो रबी बाजरे की बुआई इस साल कुछ पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 29 दिसंबर को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2025-26 में रबी बाजरे की बुआई 11,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल यानी 2024-25 में इसकी बुआई 12,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल रबी बाजरे की खेती 1,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की रायचूर मंडी में 2 फरवरी को ज्वार का भाव था 2900 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 15 रुपए की गिरावट आई और ज्वार 2885 रुपए पर आ गया। राजस्थान की अजमेर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी के दिन ज्वार का भाव रहा 4180 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 330 रुपए गिरकर 3850 रुपए पर हुए। गुजरात की अमरेली मंडी में ज्वार के भाव को देखें तो यहाँ सोमवार के दिन ज्वार बिका 4680 रुपए पर। मंगलवार के दिन इसके सौदों में 602 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 4078 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही मोरबी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के स्थिर भाव रहे और ज्वार 2 और 3 फरवरी को 5150 रुपए पर बिकी। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2025-26 के लिए पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2025-26 के दौरान खरीफ ज्वार की पैदावार में 2.16 लाख टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। ताजा आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2025-26 के दौरान ज्वार की खरीफ उपज 15.21 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की पैदावार 17.37 लाख टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब के किसान गन्ने की पकी फसलों की कटाई कर लें। यहाँ इस मौसम में प्याज की बुवाई की जा सकती है। वहीं पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान गेहूं और सरसों की हल्की और आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में इस मौसम में मक्का और सूरजमुखी की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान सरसों की फसलों को शीत लहर से बचाने के लिए इनकी हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय पालक, धनिया और मेथी की बुवाई जारी रखें।
साथ ही यहाँ इस मौसम में पत्ता गोभी, फूल गोभी और नोलखोल की बुवाई की जा सकती है। दिल्ली में ही किसान गाजर और प्याज की बुवाई भी जारी रखें। उत्तर प्रदेश के मध्य इलाकों में किसान गेहूं की फसल की समयानुसार सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किसान ग्रीष्मकालीन टमाटर की बुवाई कर लें। यहाँ के पॉली हाउस में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई जारी रखें। राजस्थान में किसान गेहूं और मक्का की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। साथ ही यहाँ दक्षिणी पूर्वी आर्द्र मैदानी इलाकों के किसान सभी दलहन फसलों की हल्की और समयानुसार सिंचाई करें। गुजरात की बात करें तो यहाँ किसान अरंडी की पकी पौध की कटाई जारी रखें। गुजरात के ही किसान गेहूं, अरहर और सब्जियों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। वहीं गुजरात के दक्षिणी सौराष्ट्र इलाकों में किसान कपास और अरहर की पकी फसलों की कटाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कहा, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। डील भारत अमेरिका के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है। राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने रवनीत बिट्टू को माय ट्रेटर फ्रेंड से किया संबोधित। संसद भवन के मकर द्वार पर सियासी टकराव। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत अमेरिका के बीच आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा के लिए अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात के दौरान काले कपड़े पहनकर पहुंचने पर भाजपा नेता दिलीप घोष ने इसे राजनीतिक ड्रामा करार दिया। दिलीप घोष ने कहा, ये सब सिर्फ ड्रामा करने के लिए है, ड्रामा करके चुनाव नहीं जीता जा सकता। कर्नाटक में कथित शराब घोटाले को लेकर विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आबकारी मंत्री आरवी थिम्बापुर के इस्तीफे की मांग पर अड़े विपक्षी विधायकों का विरोध प्रदर्शन आज भी जारी रहा। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।